यदा चलति श्रेष्ठा तत्वेतरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो महापुरुष हैं वो जैसा आचरण करते हैं, छोटे पुरुष सामान्य पुरुष उनका अनुसरण करते हैं, उनके आदर्शों का अनुसरण करते हैं। अतः हमारा निवेदन है कि जो महापुरुष हैं या फिर वो व्यक्ति जिनके अनुसरण करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, जैसे नेता हों, अभिनेता हों, उनको ऐसे कार्य करने चाहिए जो समाज को प्रभावित करते हों, क्योंकि उनका अनुसरण करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, जो उनको फॉलो करते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह कार्य करना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति जो गांव में होते हैं, जैसे प्रधान हुए या फिर कोई भी सामाजिक व्यक्ति जो जिनका अनुसरण करने वाले लोग ज़्यादा हैं, उनको नेक कार्य, अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे उनको देखकर जो अनुसरण करने वाले हैं वो भी उसके प्रति प्रोत्साहित हों। इसी के साथ हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल नॉलेज विद प्रवीण में। जैसा कि एस्ट्रोनॉमी की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में मैंने एस्ट्रोनॉमी पार्ट 1, एस्ट्रोनॉमी पार्ट 2 जिसमें यूनिवर्स का ओरिजिन और सोलर सिस्टम का ओरिजिन बताया, उसी के नाम में मैंने स्पेसिफिक बताया था कि सन और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्ट्रोइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, इन पर एक अलग लेक्चर लेके आए हैं। क्यों? ताकि ये ईजिली और छोटे लेक्चर में ही इसको समझा जा सके, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर आदमी को बोर कर देता है। इसीलिए मैं ये सन के लिए स्पेसिफिक और जो अदर सेलेस्टियल बॉडी है, बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कि वो समझ नहीं पाते कि आखिर एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह क्या है, वो समझ नहीं पाते कि आखिर क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड या उल्का या फिर धूमकेतु, इनमें अंतर क्या होता है। सबको एक ही तरह वो समझने लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंट होता है। इसीलिए मैं इसके लिए सन पे स्पेसिफिक और इन पे एक लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें मेरा टॉपिक है, जैसे देखने पे पता चल रहा है, दी सन, सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का एक तारा है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम के स्टार का नाम क्या है? दी सन। जो हमारे प्लैनेट्स, जो हमारे सौरमंडल में प्लैनेट्स हैं, उनके ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सन। तो स्टार, ये एक स्टार है। सन क्या है? एक स्टार। स्टार की उत्पत्ति कैसे होती है ये मैंने आपसे बताया, नेबुला से होती है। नेबुला क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो उनका एक ग्रेविटी होता है। उस ग्रेविटी से हाइड्रोजन जब हीलियम में दो हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है, जैसे स्टार्स बनते हैं। और स्टार्स का जो क्लस्टर होता है, स्टार्स के जो समूह होते हैं, उनसे गैलेक्सीज बनती हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसमें अनंत ग्रह हैं, उसमें अनंत स्टार्स हैं। उस स्टार में एक स्टार जो सन है, वो हमारा सौरमंडल, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, हमारे सैटेलाइट्स हैं, उनका एकमात्र स्टार है सन। तो अब सन पे कुछ क्वेश्चंस, बेसिकली एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन एक सन का ओवरव्यू जो आपको जानना चाहिए, एक एवरेज स्टूडेंट्स या फिर एक ज्योग्राफी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या फिर एक जनरल स्टडीज, चाहे जो सब्जेक्ट का हो, उसके तौर पर सन का ओवरव्यू लोगों को पता होना चाहिए। ये सन का एक मॉडल है, सन नहीं है, सन का एक मॉडल है। इस मॉडल में जैसे कि सन को बांटा गया है 3 पार्ट्स में। पहला है कोर, दूसरा है रेडिएटिव जोन, तीसरा है कन्वेक्टिव जोन। कोर, जो सन का क्रोड होता है, ये पार्ट कोर। सन एक स्टार है जिसमें हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती रहती है, उसी से उसको एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। तो जो कोर का भाग है, ये हाईली डेंस, हाईली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें हमेशा कंटिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन आप जानते हैं, 2 हाइड्रोजन जब हीलियम बनाते हैं तब वो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो एनर्जी का स्रोत है, जो जिससे सन को एनर्जी मिलती है। दूसरा पार्ट जो है, जिसमें हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रियाएं होती रहती हैं, दूसरा जो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है, वो सन के सारे पार्ट्स, चाहे वो रेडिएटिव जोन हो, कन्वेक्टिव जोन हो, उसमें प्रसारित होती है। तो रेडिएटिव जोन क्या होता है? ये कवर अप कोर ऑल साइड्स, ये कोर को चारों तरफ से घेरे होती है। इसमें फोटॉन्स निकलते हैं, ये रेडिएशन जो है ये फोटॉन्स की हैं।
एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, जो जाके कन्वेक्टिव जोन में मिलती हैं। कन्वेक्टिव जोन 3 पार्ट्स में बांटा गया है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कन्वेक्टिव जोन। अब कन्वेक्टिव जोन जो है वो ए बी सी 3 पार्ट, जिसमें पहला है फोटोस्फीयर, दूसरा है क्रोमोस्फीयर, तीसरा है कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं जो चल रहा है, ये कोरोना है। सूरज की जो लपटें होती हैं, जैसे आग की लपटें होती हैं दूर तक जाती हैं, वैसे ही सूरज की भी लपटें होती हैं जिसको कोरोना बोलते हैं, आगे आप समझेंगे। तो कन्वेक्टिव जोन है जिसमें एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है फोटोस्फीयर, दूसरा पार्ट क्रोमोस्फीयर, तीसरा पार्ट ये लपटें जो है इसको कोरोना बोलते हैं। ये जो है कन्वेक्टिव जोन है, ये एक सेल की तरह है, जो एक दूसरे से ज्वाइंट है, ये सेल की तरह कार्य करते हैं, लाइक सेल, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। अब बात करते हैं फोटोस्फीयर की। फोटोस्फीयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है सन का, जो जहाँ का तापमान, ये ऊपरी लेयर है सन की, ये क्रोमोस्फीयर के नीचे की लेयर है, ये लेयर, ये चमकीली लेयर होती है जिसमें अत्यधिक चमक होती है। इसका तापमान 6000 डिग्री 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही कोरोना, यही जो फोटोस्फीयर का जो पार्ट है, इसी पार्ट्स में सन स्पॉट्स, जो आप जानते हैं सौर कलंक, जिसका सौर कलंक क्या होते हैं बेसिकली, सौर कलंक जो होते हैं वहाँ ब्लैकिश टाइप के पड़ जाते हैं चमक के बीच में। जैसे कि जब आग जलती है तो उसके बीच में देखते हैं जो लकड़ी है उसमें जो आंच होती है, लकड़ी की आंच कभी देखी या कोयले की आंच देखी, उसके बीच में कभी कभी ब्लैक ब्लैक भी हो जाता है बीच बीच में, वैसे ही सन में भी होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर किसी कारणवश 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, जिससे वो सन स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जिसका जो साइकिल है वो प्रत्येक 11 वर्ष है। प्रत्येक 11 वर्ष के अंतराल में सन स्पॉट्स बदलते रहते हैं। तो अब सन स्पॉट्स का इफेक्ट क्या पड़ता है अर्थ पर? ये जो सन स्पॉट्स की क्रियाएं हैं ये फोटोस्फीयर में होती हैं, जहां का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब फोटोस्फीयर में जो सन स्पॉट्स पड़ते हैं, इनका इफेक्ट जो है अर्थ पर क्या पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। जो नदर्न हेमिस्फीयर में जो उत्तरी अमेरिका के आसपास की जेट स्ट्रीम्स है, उनमें जो प्रभाव पड़ता है वो सन स्पॉट्स का पड़ता है। ये डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लाइमेट पढ़ेंगे। तीसरा है अर्थ के क्लाइमेट पर भी प्रभाव पड़ता है थोड़ा सा सन स्पॉट्स का, टेम्परेचर पर। और एल नीनो जो आती हैं, जो इंडियन मानसून को इफेक्ट करती है, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। ये हम जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे या फिर एल नीनो पढ़ेंगे तब इनको और डिटेल में जानेंगे। अभी खाली हम सन के बारे में, जो फोटोस्फीयर की लेयर है, अपर लेयर जो है कन्वेक्टिव जोन की पहली लेयर, उसके बारे में है। तीसरा है क्रोमोस्फीयर, जो कन्वेक्टिव जोन का बी पार्ट है, बी क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर में क्या होता है, जब हाइड्रोजन हीलियम बनाते हैं, अत्यधिक जब हाइड्रोजन हीलियम बन जाते हैं तो हाइड्रोजन की कमी होने लगती है अपर लेयर में पहुंचते पहुंचते। ये आउटर लेयर है क्रोमोस्फीयर। यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन है कम होने लगते हैं, हीलियम बन जाते हैं। तो क्या होती है, गैसों की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो अत्यधिक रहता है। ये क्रोमोस्फीयर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे जो गैसों की डेंसिटी है वो कम हो जाती है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो अधिक रहता है। तो सी पार्ट है कोरोना। अब कोरोना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है अर्थ के लिए या हमारे स्टडी के लिए, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। कोरोना क्या है, एक लपटे हैं सन की, जो सन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रियाएं होती हैं, उससे फोटॉन्स, एक्स किरणें या गामा रेज जो निकलती हैं, ये किसके माध्यम से निकलती हैं? रेडिएटिव जोन के बाद ये कन्वेक्टिव जोन में आती है, कन्वेक्टिव जोन से ये कोरोना के रूप में, लपटों के रूप में निकलती हैं, जो कई लाख किलोमीटर तक इनकी लपटें जाती हैं। इनको बोलते हैं सोलर विंड्स, सौर पवनें, जो रेडियो एक्टिव वेव्स छोड़ती हैं। अब इन सोलर विंड्स का क्या प्रभाव पड़ता है? इन सोलर विंड्स का जो सबसे बड़ा प्रभाव है, जो हमें स्टडी करने को आता है और जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सोलर विंड्स का जो प्रभाव है उसमें क्या है? अरोरा बोरियोलिसिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। जो सोलर विंड्स हैं और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे एक मैग्नेटिक पोल होता है,
एक रियल पोल होता है जो मैग्नेटिक पोल से लगभग थोड़ा डिस्टेंस पर होता है। नॉर्थ पोल मैग्नेटिक का भी होता है और नॉर्थ पोल अर्थ का भी होता है। तो सोलर विंड्स और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स में जो ब्रह्मांड की जो रेजेस हैं, कॉस्मिक वेव्स बोलते हैं उनको, वो कॉस्मिक वेव्स जो ब्रह्मांड से किरणें आती हैं, तो जब वो सोलर विंड्स और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उनके बीच में जब पहुंचती हैं तो ये फ्रिक्शन करती है। किससे? कॉस्मिक वेव्स फ्रिक्शन करती हैं सोलर विंड से और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से, जिससे क्या होते हैं, कुछ रंग बिरंगे रंगीन किरणें बनती हैं, जिसको नदर्न हेमिस्फीयर में अरोरा बोरेलिस कहते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। इसको आप देख सकते हैं, ये चमकों को, इन चमकों को आप देख सकते हैं जब आप ध्रुव पर जाएंगे। नॉर्वे या रसिया के अपर पार्ट में आप जाएंगे, कनाडा में अपर पार्ट में आप जाएंगे, अलास्का में, आप इन किरणों को आसानी से देख सकते हैं। इंटरनेट में इनकी इमेजेस मिलेंगी, काफ़ी रंगीन होते हैं, काफ़ी सुनहरा होते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो न्यूजीलैंड में या फिर अंटार्कटिका में दिखाई देते हैं, नदर पार्ट में, उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। यह है एक ओवरव्यू सन का। अब बात करते हैं, फिलहाल सन से कोई बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है बस यही, अधिकतर इससे यही पूछते हैं कि सन के कोर का टेम्परेचर कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सन में कौन सी क्रियाएं होती हैं स्टार में जिससे वो एनर्जी का स्रोत बना हुआ है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रियाएं होती हैं। और पूछ लेता है ये अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरेलिस कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं। तो क्यों होते हैं, जो सोलर विंड्स होती हैं और सोलर विंड्स और अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उनके बीच में जब कॉस्मिक वेव्स जो ब्रह्मांडीय किरणें आती हैं तो उनका फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन से जो उत्पन्न होती हैं किरणें, उनको नॉर्थ पोल पर बोलते हैं अरोरा बोरेलिस और साउथ पोल पर उनको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। मेनली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सन से, और सन से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक 3 डिफरेंस के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे काफ़ी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जिसमें पहला है एस्टेरॉइड्स, जिसको प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली है क्या, तो पहला है एस्टेरॉइड्स। जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। सेकंड है मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। और तीसरा है कॉमेट्स। काफी इंपॉर्टेंट कॉमेट्स, सॉरी, उल्का या फिर उल्का पिंड। इनको बोलते हैं घूम केतु। कई सारे दिखाते नहीं थे आर्यमान में जो आता था। तो बेसिकली एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं जानते हैं हम, फिर मीटियोर्स और मीटियोराइट्स, फिर कॉमेट्स। तो एस्टेरॉइड्स होते हैं ग्रुप ऑफ स्मॉल बॉडीज मेड अप ऑफ रॉक्स। ये क्या होते हैं, स्मॉल बॉडीज होते हैं किनके, बेसिकली जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मार्स जो है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इनकी बेल्ट में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ये काफ़ी बड़े भी होते हैं और बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। ये एक बेल्ट है एस्टेरॉइड्स की। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ यहाँ भी पाए जाते हैं, लेकिन 90% यहीं पर पाए जाते हैं और भी प्लैनेट्स के आसपास पाए जाते हैं ये क्षुद्र ग्रह, इसीलिए इनको प्लैनेटॉइड भी बोलते हैं। ये मार्स और ये जुपिटर।
इनके बीच में होते हैं। ये किनके बने होते हैं? ये होते हैं मेटल और रॉकी। इन स्ट्रक्चर्स के जिनके प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स भी किनके होते हैं? मेटल एंड रॉकी फॉर्म में होते हैं प्लैनेट्स। उसी फॉर्म में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। मान्यता है कि ये एस्टेरॉइड्स भी जो हैं ये प्लैनेट्स के ही पार्ट्स हैं, प्लैनेट से ही टूट के ये एस्टेरॉइड्स बने हैं, इसलिए इनका एक नाम प्लेनोटाइड भी होता है। तो ये मेनली क्या होते हैं? ये एक हार्ड रॉक्स हैं, मेटल्स हैं जो मार्स और जुपिटर की कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इनका भी एक ये भी जो है परवलयाकार पथ पर, एलिप्टिकल पार्ट पर ये भी मूव करते रहते हैं। सन के अराउंड ये भी चक्कर लगाते रहते हैं ग्रहों के साथ साथ। तो मेनली क्षुद्र ग्रह क्या है? मेटल और रॉक्स के बने हुए स्ट्रक्चर हैं जो मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच में भी पाए जाते हैं अधिकतर, और आसपास भी पाए जाते हैं, जो इलेप्टिकल पाथ पर सन का चक्कर ये भी एंटी क्लॉकवाइज लगाते रहते हैं। ये होते हैं एस्टेरॉइड्स। अब बात करते हैं मीटियोर्स और मीटियोराइट्स की बात करते हैं। तो मीटियोर्स और मीटियोराइट्स क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? ये एक रॉकी फॉर्म में ये भी होते हैं, ठीक। मेनली क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये सौरमंडल का हिस्सा है। मीटियोर्स, मीटियोराइट्स ये भी सौरमंडल का हिस्सा है। कॉमेट्स ये भी सौरमंडल के हिस्से हैं। अब मीटियोर्स और मीटियोराइट्स क्या होते हैं? मीटियोर और मीटियोराइट्स ये भी मेटल के ही बने होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? जब मीटियोर्स जो होते हैं हमारे सौरमंडल में हमारे पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स में जब आ जाते हैं तो उनमें क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। कुछ मीटियोर्स होते हैं जो छोटे होते हैं, कुछ मीटियोर्स होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो जो मीटियोर्स, जो उल्का पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में आने के बाद ये भी क्या होते हैं? ये भी रॉक्स ही होते हैं, रॉक्स स्ट्रक्चर ही होते हैं, मेटल स्ट्रक्चर ही होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? ये होते हैं मेटल और रॉक्स। ये इनका एक इलेप्टिकल पाथ है, उस पाथ में ये सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज मूव करते रहते हैं, इलेप्टिकल पाथ में घूमते रहते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? ये इधर उधर होते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में जब ये इंटर करते हैं तो जानते ही अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से इनका फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन से क्या होता है? ये बर्न अप हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं। उस जलने से हमें कभी कभी दिखाई देता है ऐसे जल्दी से ये जल के खत्म हो जाते हैं। कुछ मीटियोर्स होते हैं जो पृथ्वी तक आते हैं, कुछ होते हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर बहुत प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि अब मीटियोर्स और मीटियोराइट्स में अंतर क्या है? मीटियोर्स वो होते हैं, वो उल्का होते हैं जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने के बाद बर्न अप हो जाते हैं, और मीटियोराइट्स उल्का पिंड वो होते हैं जो पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, मतलब पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पूरी तरीके से वो नहीं जल पाते हैं, कुछ पार्ट जल जाता है और कुछ पार्ट्स पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। जो पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं उनको मीटियोराइट्स बोलते हैं, और जो ऊपर ही बर्न हो जाते हैं उनको मीटियोर्स बोलते हैं। ये डिफरेंस है सिर्फ। तो इससे क्या होता है? पृथ्वी पर बहुत सारी आकृति बन जाती है, बहुत सारी भू-आकृतियां बन जाती हैं, जिनका अध्ययन, इनके मेटल्स का अध्ययन साइंटिस्ट लोग करते हैं, फिजिसिस्ट करते हैं, खगोल वैज्ञानिक करते हैं। इनके जो मटेरियल्स, इनके मेटल्स का स्टडी किया जाता है, जिससे हमारे स्पेस में क्या हो रहा है और हमारे स्पेस में जो ग्रह हैं वो किसके बने हुए हैं, इन सब की स्टडीज की जाती है उल्का से। तो उल्का से हमारे यहाँ जैसे कि कहा जाता है कि जो लोनार झील है महाराष्ट्र में वो उल्का से बनी हुई है। उल्का गिरा, वहां पे गड्ढा हुआ, वहां पे लोनार बन गया। और एरिजोना जो नॉर्थ अमेरिका में, एरिजोना में क्या है कि वहां पर एक क्रेटर है, वो क्रेटर किससे बना है? इससे बना है। और कहा जाता है जो बेकाल लेक है, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है, वो किससे बनी है? उल्कापात से ही बनी है। तो हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे उल्का दिन रोज गिरते रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन लगातार गिरते रहते हैं, जिनका अध्ययन साइंटिस्ट लोग करते हैं। बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स जिसको बोलते हैं धूमकेतु और पुच्छल तारा, ये क्या होते हैं? ये जमी हुई गैसों
और डस्ट पार्टिकल्स, फ्रोजन गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स। फ्रोजन गैसेस जो अमोनिया, लाइक अमोनिया के क्या होती हैं, ये फ्रोजन गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिनका जो सिरा है वो सूर्य की तरफ होता है और पूंछ जो है सूर्य की विपरीत दिशा की तरफ होता है। ये क्या होते हैं, फ्रोजन गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स। जब ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो जो सूर्य की किरणों के प्रभाव में जब आते हैं तो ये इनके अंदर एक चमक उत्पन्न होती है, बर्न होते हैं, जिससे क्या होती है, जो फ्रोजन गैसेस हैं और डस्ट हैं उन वो पार्टिकल्स चमक के, सूर्य का रिफ्लेक्शन उनमें होता है और फ्रोजन गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स अलग अलग पूंछ की तरह दिखते हैं। तो इसमें इसके पार्ट्स को 3 भाग में बांटा गया है। जो सबसे आगे का पार्ट से जो सबसे चमकीला भाग होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसके पीछे का पार्ट्स होता है जिसको बोलते हैं कोमा, और जो टेल्स पूंछ होती है उनको टेल्स बोलते हैं, टेल। तो ये टेल किस चीज की टेल है, फ्रोजन गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स की। तो ये सन की परिक्रमा करते रहते हैं, सन की परिक्रमा करते हुए जब सन के लाइट के प्रभाव में आते हैं तो इनके टेल्स ये बर्न अप हो जाते हैं। बर्न अप होने के बाद क्या होता है, ये जो गैसेस हैं और डस्ट है उनका एक पूंछ की तरह जो सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में होते हैं, दिखाई देते हैं चमक के साथ। अब बात करते हैं इनकी खोज किसने की। एक सबसे फेमस, और इसीलिए इसको जो कहते हैं पूंछ की तरह निकलता है, इसीलिए इसको पुच्छल तारा भी बोला जाता है, और इसकी खोज की एडमंड हेली ने। एडमंड हेली ने की कब, 1682 में। अब एक कॉमेट्स बहुत फेमस है जिसका नाम है हेली कॉमेट्स, और इस हेली कॉमेट की खोज किसने की थी, एडमंड हेली, जिनके नाम पर ये हेली कॉमेट पड़ा। ये देखा गया था 1682 में, और इससे पहले भी देखा जाता था, 1607 में देखा गया, फिर 1682 में देखा गया, कई बार देखा। आखिरी बार ये देखा गया था 1986 में। ये जो हेली कॉमेट्स ये प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखता है। अब देखा जाएगा ये, अब इसी में 76 से 2061 में माना जा रहा है कि ये देखा जाएगा हेली कॉमेट्स। तो मेनली हेली कॉमेट्स क्या होते हैं, ये सन का चक्कर लगाते हैं। सन के चक्कर लगाते हुए ये क्या होते हैं, फ्रोजन गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो सन के चक्कर लगाते हुए सन की किरणों के प्रभाव में जब आते हैं तो ये आवेशित होते हैं, इसलिए इनकी डस्ट पार्टिकल्स और फ्रोजन की टेल्स बन जाती हैं और ये चमकते हैं। जो सबसे चमकीला भाग होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसका बीच का पार्ट्स होता है उसका कोमा बोलते हैं, और जो पूंछ की तरह होते हैं उसको टेल बोलते हैं। तो ये मेनली फ्रोजन गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जो एडमंड हेली कॉमेट्स जो सबसे फेमस है वो प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है। लास्ट 1986 में दिखा था, अब 2061 में दिखेगा। तो ये था मेनली डिफरेंट एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। और धूमकेतु में एस्टेरॉइड्स होते हैं जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में घूमते रहते हैं। ये क्या होते हैं, मेटल एंड रॉक्स के बने होते हैं। ये प्लैनेट्स के ही पार्ट्स हैं जो टूट गए, जिससे इसको प्लैनेटाइड्स भी बोलते हैं। ये मेनली मार्स जुपिटर के आसपास होते हैं, लेकिन और कहीं भी ये पाए जाते हैं कुछ मात्रा में। और जो अराउंड सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते रहते हैं। मीटियोर्स और मीटियोराइट्स, मीटियोर्स वो उल्का हैं जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में आने के बाद बर्न अप हो जाते हैं पूरी तरह से। और मीटियोराइट्स होते हैं जो बर्न अप पूरी तरह से नहीं हो पाते, कुछ पार्ट्स क्या है वो अर्थ पर आ जाते हैं, जिनकी स्टडी करते हैं। और कॉमेट्स क्या हैं, कॉमेट्स हैं जो सन का चक्कर लगाते हैं, और ये फ्रोजन गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें सबसे अधिक चमकीला पार्ट्स होता है वो न्यूक्लियस, फिर कोमा, फिर टेल होता है। इसमें सबसे फेमस है हेली कॉमेट। हेली कॉमेट प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है, जिसकी खोज एडमंड हेली ने 1982 में की थी। लास्ट टाइम 1986 में दिखा, और अब 2061 में इसको देखा जाएगा। इसी के साथ आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सन और मीटियोराइट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में अंतर,
और इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।